तो मेरे मित्रों सभी का वेलकम है, स्वागत है टॉपर्स माइंड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, आज ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, कोशिका। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोशिका नई एनसीईआरटी से, नया जो एनसीईआरटी है, क्या हिंदी मीडियम से दिया हुआ है? ना, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप झारखंड बोर्ड से हैं, खासकर मैं झारखंड बोर्ड की बात कर रहा हूं, या आप बिहार बोर्ड से। सरकार के जो गाइडलाइन में है, याद रखिएगा, सरकार के जो गाइडलाइन में है, उन्होंने कहा है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन में है उसमें इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ जो एग्जाम होने वाली है, जो 2027 में फाइनल एग्जाम होगी, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, मतलब क्या है, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो न्यू एनसीईआरटी है उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम में। लेकिन आपके लिए धोखा वाली बात है कि नया वाला एनसीईआरटी अभी तक अपलोड किया क्यों नहीं है, जबकि इंग्लिश मीडियम में हो चुका है और हिंदी मीडियम में नहीं हुआ है। पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर को बताऊंगा। और आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के जो सेकंड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, मैं फिर कभी पढ़ा दूंगा। जो सेकंड चैप्टर है उसमें पढ़ना है सेल, कोशिका। पूरे हिंदी मीडियम से बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम भी मैं इस चैनल पे अच्छे से बताऊंगा। हिंदी मीडियम वाला आज इस बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो देख लें। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, ये जो कोशिका है, सेल है, इसमें इस चैप्टर में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कोशिका। इस कोशिका की यात्रा पे हम लोग चलते हैं। क्या नया है, क्या पुराना है, किस तरह की चीजें पढ़नी है, तमाम चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जीवन की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई का एक वैज्ञानिक अन्वेषण है। क्या नया बदलाव किया गया है, इतनी शोर शराबा है, इतने हल्ला है, इतने तरह के बातें हैं, क्या बदलाव किया गया है? भैया बदलाव बस यही किया गया है कि ये जो बिरबल साहनी, पूरा वैज्ञानिक संस्थान लखनऊ वाले हमारे वैज्ञानिक साहब लोग हैं ना, उन्होंने नई चीजों को खोज कर डाला है। क्या खोज कर डाला है कि जो पुगा वैली लद्दाख है, इसमें जो पुगा वैली लद्दाख, अब लद्दाख तो ठंडा जगह है, लेकिन इस लद्दाख के ठंडा जगह पे क्या मिलेगा? तो इस लद्दाख के ठंडा जगह पे आपको सब क्या मिला है? तो मिला है एक गर्म जो पानी है उसका कुंड मिला है, झरना मिला है। अरे भैया, मिला तो मिला, आपके लिए मुसीबत बढ़ गई। क्या मिला? तो उन्होंने क्या देखा कि लगभग 3.5 मतलब 3.5 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभिक पृथ्वी के समान पर्यावरण, और यहाँ थर्मोफाइल्स, मैं बताऊंगा कि थर्मोफाइल्स क्या होता है, मैं बताऊंगा कि उष्मा प्रेमी एकल कोशिका क्या होता है। आपने तो प्रेमी का नाम सुना होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है? उष्मा प्रेमी एकल कोशिका। ध्यान रखिएगा कि उष्मा प्रेमी एकल कोशिका बैक्टीरिया क्या होता है, मैं ये चीज भी आपको थोड़ा बता दूं। मतलब कहता है कि कोई भी ऐसा जो हमारा उष्मा प्रेमी, कहने का मतलब है कि हम जैसे इंसान है, ठीक है, उष्मा प्रेमी जो बैक्टीरिया है, इसके बारे में बताया जा रहा है ना। इसको ध्यान रखिएगा कि उष्मा प्रेमी बैक्टीरिया का मतलब है हमारे जो हम सब जिंदा हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों में क्या देखना है हमें, इस पूरे पृथ्वी में हम देख तो नहीं सकते बैक्टीरिया को, फिर भी बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के होते हैं। बैक्टीरिया अलग अलग तापमान में जिंदा रह सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया 10 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रह सकता है, कुछ 20 में मर जाएगा, कुछ 30 में भी जिंदा रहेगा, कुछ 50 में भी जिंदा रहेगा, कुछ 60 में भी जिंदा रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है, अगर अगर किसी भी तरीके से जो भी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, अगर वो तापमान को सहन करता है, उसमें जिंदा रह जाता है, जीवित रह जाता है, हम उसी को कहते हैं थर्मोफाइल्स। हम उसी को कहते हैं क्या? उष्मा प्रेमी। ठीक है, समझ में आ गया? उसी को कहते हैं उष्मा प्रेमी, जो एक कोशिकीय एकल कोशिकीय बैक्टीरिया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा तापमान में भी इस तरह के बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, है ना। तो यहाँ हमें क्या देखना है कि उष्मा प्रेमी है, या तो बहुत कम उष्मा प्रेमी है, बहुत कम या बहुत ज्यादा। कोई भी है कि कोई -10 डिग्री में भी अपने आप को जिंदा रखता है, कोई बैक्टीरिया -10 में टें बोल जाता है।
तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया भी अलग अलग तरीके का है, इस बात को ध्यान रखना है। तो वही कहा है कि इन इन जो साहब लोग हैं, ये बीरबल साहनीपुरा वैज्ञानिक संस्थान लखनऊ के जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने यह जो पुगा वैली लद्दाख में है, यहाँ पर इस चीज को क्या देखा कि वहां के झरनों के आसपास में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण बड़ा ही तेजी से हो रहा है, बहुत ही स्पीड से हो रहा है, एकदम से धड़ाधड़ निर्माण हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने देखा और बन गया, नहीं, एक जो इसका बनने का कालखंड होता है उससे भी तेज तरीके से ये बन रहा था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या देखा कि इसमें प्रारंभिक जो कार्बनिक अणुओं को विकिरण से बचाया और पहली कोशिका झिल्ली का निर्माण किया। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या पाया कि पहली जो कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है, वो यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहीं पर सबसे पहले कोशिका झिल्ली का निर्माण किया। ये जो साहब लोग हैं, यहाँ पर पुगा वैली जो लद्दाख है, वहां के जो गर्म कुंड है पुगा वैली में, जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बना था, और वहां पर जो बैक्टीरिया बने थे, उस बैक्टीरिया में उन्होंने देखा कि कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ है, और इन्होंने नया खोज किया और आपके एनसीईआरटी में डाल दिया। आपके सर पे बोझ आ गया कि हमें और पढ़ना है ना। चलिए, तो ये एक नई जानकारी थी, तो हमें क्या देखना था, यही एक नया चीज है। इसके अगले पार्ट में हमारा क्या कहता है, अगले भाग में पेज में क्या कहता है कि दृश्यता का पैमाना, मतलब मानव आंख से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक हम लोगों को देखना है। मतलब कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप से लेकर हमारा क्या कहता है 0.11 mm से है, फिर क्या कहता है 100 माइक्रोमीटर है, फिर 1 माइक्रोमीटर है, फिर 10 नैनोमीटर है, फिर 0.1 नैनोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं, एक रेंज देखना है। आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, आपको रेंज देखना है, सीखना है कि इस रेंज में हमें क्या करना है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या ध्यान देना है कि कहता है, एक रेंज कहता है कि 1 एम से लेकर 0 mm तक, ठीक है, 0.1 mm तक क्या है, कहता है विभेदन सीमा। क्या विभेदन सीमा है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। मतलब कहता है मानव आंख 25 सेंटीमीटर की दूरी से केवल 0.1 mm तक की दूरी को पर स्थित दो बिंदुओं को अलग अलग देख सकता है। आपको पता है ना कि आपकी जो आपको देखने का जो दूरी होना चाहिए, सही दूरी वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए आपकी आंखों से, 25 सेंटीमीटर के नजदीक नहीं होना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वही कहता है कि केवल 0.1 mm तक की दूरी पर स्थित, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी से केवल क्या, तो कहता है 0 mm। जो अगर देखिए ये एक पेज है, मैं पेज में ऐसे दो चीजें बना देता हूं, ठीक है, कहता है तक की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को अलग अलग देख सकता है। बाकी आप इसको, अगर मैं ये बड़ा बना दिया हूं, ये मैं बड़ा बना दिया हूं, लेकिन ये 0.1 जो 0.1 mm है, ये काफी छोटा बनेगा। लेकिन कह रहा है कि आप जब सही 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखेंगे तो यह लगभग आपको अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा दूर जाते हैं, क्या होगा कि यह एक एक ही दिखाई देने लगेगा, है ना। तो मानव आंख की भी अपनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है ना। तो क्या कैपेसिटी है ये भैया, मानव आंख की कैपेसिटी होती है, आपकी कैपेसिटी कुछ और है, हमारी कैपेसिटी कुछ और है ना। तो एक कैपेसिटी जो है वो एवरेज लिया गया है, औसतन लिया गया है, अलग अलग तरीके से नहीं लिया गया। अगला कहता है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ भी बोला गया है कि आप बैक्टीरिया को कैसे देखेंगे। यहाँ सब खेल आपके बैक्टीरिया को देखने का है, आपको देखने का नहीं है, आपके बैक्टीरिया को देखने का है। ध्यान क्या देना है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो होता है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो लाइट माइक्रोस्कोप की हम बात करेंगे, वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में कोशिकाओं को देखा था। ठीक है, क्या है ये, अरे भाई साहब, ये रॉबर्ट साहब ने भी 1665 ईस्वी में जो खोज कर डाला, क्या खोज कर डाला कि उन्होंने देखा कि एक कॉर्क है, कॉर्क की स्लाइस को, मतलब उसको काटा, कॉर्क के जो काटा तो देखा कि उसमें, और उन्होंने एक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बनाया, और उससे उसमें उसमें उन्होंने देखा, क्या देखा कि अरे भाई साहब, क्या देख लिया कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी चीजें बनी हुई हैं। और क्या है वो एक मधुमक्खी की जो छत्ते बनी हुई है वो कोशिका है ना। अब ये भी एक सवाल था कि ये जो कॉर्क है किससे बना था, कार्क बना था किससे, तो कहता है कि कार्क जो बना था वो बना था बार्क से। बार्क क्या है, तो पेड़ की छाल, सूखा हुआ जो छाल होता है पेड़ का, उससे बना हुआ था। तो यहाँ पर क्या रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में जो कॉर्क
की को स्लाइस स्लाइस काटा और देखा कि उसके अंदर मधुमक्खी की छत्ते जैसी चीजें हैं, और उससे उसमें उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप की खोज कर और उसमें उन्होंने क्या किया, तो कोशिका का क्या किया, कोशिका की चीजों को ढूंढ डाला। ठीक है, तो अब देखिए, अब कहता है उससे आगे, मतलब कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करता है कि प्रकाश के बजाय इलेक्ट्रॉन के बीच में बीम का उपयोग यह नैनोमीटर और 1 मीटर का एक अरबवां हिस्सा है कि स्तर पर कोशिका की आंतरिक संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। देखिए, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, कोशिका की जो लेवल है वो धीरे धीरे और छोटी होती जा रही है और कोशिका के अंदर घुसते जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, जैसे आप कोशिका के अंदर घुस रहे हैं धीरे धीरे करके, मतलब थोड़ी बड़ी कोशिका, या अगर बिंदु की बात करेंगे, कोशिका तो आप नहीं देख सकते हैं, पर बिंदु की बात करेंगे तो आप मानव नेत्र से इतना तो देख सकते हैं। लेकिन जब कोशिका की सबसे पहले आपको खोज हुई, सबसे पहले कोशिका की खोज यही रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में कॉर्क के स्लाइस के अंदर से की चीजों को देखकर किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आपको ये माइक्रोस्कोप का जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का जरूरत पड़ा, फिर आपको उससे भी छोटी कोशिका को देखना है। ठीक है, उससे भी छोटी कोशिका आपको देखना है, उसके अंदर के पार्ट को भी देखना है कि भैया हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है मतलब केंद्रक है, साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ठीक है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सब तरह की चीजें आपको कूट कूट कर देखनी थी। जब आपको देखनी ही थी तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जब हम कोशिका को ही बड़ा मुश्किल से देख पा रहे हैं ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, लाइट माइक्रोस्कोप से, अब उसके अंदर कैसे देखेंगे। तो अंदर देखने के लिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ और उन सब चीजों से देखा जाने लगा, जो कहता है क्या, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 1 मीटर का एक अरबवां, 1 नैनोमीटर का मतलब एक मीटर का एक अरबवां हिस्सा, है ना। तो इतनी छोटी चीजें आपको यहाँ पर देखनी थी। चलिए, ये दो चीज आपको थोड़ा नया नया दिखेगा, बाकी सब चीजें पुरानी है। ठीक है, यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। कहता है कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका के सिद्धांत में मतलब कहता है जीव विज्ञान का एकीकृत सत्य में हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, मूलभूत इकाई। ए भाई, मूलभूत इकाई क्या है, क्या है मूलभूत इकाई। तो कहता है कोशिका सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अभी से मतलब समझिए, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है ना, आपके इस बचपन से 55 तक पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा कि इस कोशिका के सभी जीवित जीवों की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, दूसरी बात इसकी रचना की होती है। क्या कहता है, सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का जो होता है, कोशिकाओं का, ठीक है, कोशिकाओं से बना होता है ना। ठीक है, जैसे रचना कैसे हुआ, मान लीजिए कोई भी जीव है, या तो वो एक कोशिकीय होगा या तो बहुकोशिकीय होगा ना, या तो वो एक कोशिकीय होगा या तो बहुकोशिकीय होगा, है ना। जैसे बहुकोशिकीय कोशिकीय में तो आपको अंतर पता होगा कि कोई बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक ही कोशिका से बने हुए हैं, है ना, और बहुत ऐसे जीव हैं जो बहुत बहुकोशिकीय से बने हुए हैं। जैसे बहुकोशिकीय में कौन कौन सा हो सकता है, प्लांट मतलब कह सकते हैं पौधे, जो मनुष्य हैं, जो जंतु दिख रहे हैं, वो आपको बहुत सारे कोशिकाओं से बने हुए हैं। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे कोशिका के बारे में। जैसे यहाँ पर आपको कहता है कि क्या, और तीसरा कहता है निरंतरता। निरंतरता क्या है कि कहता है सभी जीवों की कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं के बीच विभाजन से उत्पन्न हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब एक कोशिका है तो अपने से तो नहीं आया, अब एक कोशिका है वो किसी पुरानी कोशिका से टूटकर बना है। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि ए भाई, पहले ये कोशिका के पहले वो कोशिका। तो आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूं जो बुक में नहीं लिखा है। एस.सी. वर्मा का नाम आपने सुना होगा। एस.सी. वर्मा जो फिजिक्स के अभी महान, हम तो उन्हें वैज्ञानिक ही मानते हैं भाई, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, हम उनको मानते हैं कि बहुत ज्यादा नॉलेज है उनको, उनकी किताबों से आईआईटियंस बनते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, उन्होंने ही इस बात को कहा था कि सेल तो हमें पता है कि सेल आ गया, लेकिन सेल कहां से आया, मतलब कोशिका आ गया, कोशिका आया, लेकिन कोशिका कहां से आया, तो कोशिका बैक्टीरिया से आया है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया से कोशिका का निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर क्या थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा, किताब में आपको जितनी चीजें लिखती हैं उतना ही नहीं ध्यान देना है। जैसे आपकी किताब में लिखता है सिर्फ कोशिका के बारे में, कि कोशिका, अगर बहुत सारी कोशिका है तो बहुत सारी छोटे छोटे कोशिकाओं से ऊतक बन गया, फिर बहुत सारी कोशिकाओं से अलग ऊतक बन गया, फिर बहुत सारी कोशिकाओं से अलग ऊतक बन गया, फिर बहुत सारे ऊतक से एक अलग अंग बन गया, है ना। तो लेकिन याद रहे कि इन कोशिका से पहले भी तो कैसे ये कोशिका कैसे आई। तो कोशिका जो हमारा है कहता है कैसे आई, तो भाई ये कोशिका आई जीवाणु से, है ना, जीवाणु से। जीवाणु से कोशिका आई, कोशिकाएं बहुत सारी बनी और कोशिकाओं बहुत सारी कोशिकाओं से ऊतक बना। कैसे बना, मान लेते हैं कि एक जैसे बहुत सारी छोटी छोटी कोशिका है ये, ठीक है, यहाँ भी बहुत सारी कोशिका है, ठीक है। अब कुछ ये कोशिका से एक अलग ऊतक बनेगा, ये कोशिका से अलग ऊतक बनेगा, है ना। इसी तरह बहुत सारी कोशिकाओं से बहुत सारे ऊतक का निर्माण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आप उसी से जिंदा है, ठीक है। अब क्या कहता है, ये ऊतक है, लेकिन ऊतक भी अब बहुत सारा ऊतक शरीर में बन गया है, बहुत सारा ऊतक शरीर में बन गया है। अब बहुत सारा जब ऊतक बनेगा शरीर में, तो कुछ ऊतक से क्या होगा, एक अंग बनेगा, कुछ ऊतक से एक अलग अंग बनेगा। अंग का मतलब मान लीजिए आपका फेफड़ा बन गया, किडनी बन गया जिसको वृक्क कहते हैं, है ना। मान लीजिए आपका लीवर बन गया, दिल बन गया, है ना। तो ये सब चीजें जो बन रही है आपका क्या है, अलग अलग ऊतक से, कुछ ऊतक से आपका अलग, मान लीजिए कि फेफड़ा, फेफड़ा बन गया, क्या बन गया, फेफड़ा बन गया, है ना, है ना, फेफड़ा बन गया। तो इस चीज को ध्यान देना है कि क्या है, फेफड़ा बना। फिर मान लेते हैं कि फेफड़ा के साथ साथ क्या है कि कुछ ऊतक मिला के आपका क्या बन रहा है, कुछ ऊतक मिला के मान लेते हैं कि आपका वृक्क है, मतलब किडनी बन रहा है। क्या बन रहा है, किडनी बन रहा है ना। कुछ ऊतक मिला के क्या बन रहा है, किडनी, ठीक है। अब उसी तरह से आपके पूरे शरीर में अलग अलग अंग का निर्माण होता है, हाँ या ना, हुआ या नहीं हुआ, हुआ। देखिए, खोल के देखिए, मिलेगा, ठीक है। अब कहता है कि जब हम अलग अलग अंग की बात करेंगे, अलग फेफड़ा बना, अलग वृक्क बना, है ना, जब अलग फेफड़ा बना, अलग वृक्क बना, तो सबको जब मिला देंगे, जैसे एक आप हैं, आपके परिवार में और कोई है, और कोई है, और कोई है ना। तो आप अकेला रहेंगे तो परिवार तो कहलाएंगे नहीं, आप तो एक सदस्य कहलाएंगे। लेकिन जब आप हैं, आपके बहन हैं, आपके भाई हैं, या भाई बहन जो भी हैं घर में, माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, दादा दादी, सब मिला के आपके क्या हुआ, एक परिवार हुआ। उसी तरह से ये सब का सब मिला के क्या हुआ, अंग मिला के हमें क्या कहेगा, कहलाएगा, अंग तंत्र कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर श्वसन तंत्र तो लिख दिया है, लेकिन सिर्फ श्वसन तंत्र नहीं, पूरे स्वतंत्र तंत्र, श्वसन तंत्र के जो के पूरे प्रक्रिया में सारी चीजें आती हैं वो, ठीक है। अब जब आपके पास किडनी है, फेफड़ा है, दिल है, ठीक है, दिमाग है, किसी का घुटने में भी है, किसी का ऊपर में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है, ठीक है। तो ये चीजें जब आपके पास है तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक जीव हैं, आप एक जीव हैं या आप एक सजीव हैं, है ना। आप एक जीव हैं या फिर आप एक सजीव हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो ये चीजें, अच्छा, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, याद रहे, ठीक है, याद रहे। झारखंड बोर्ड में अभी स्कूलों में जो पुराना एनसीईआरटी का चलन कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को स्पष्ट किया है, झारखंड बोर्ड को, झारखंड बोर्ड को क्या स्पष्ट किया है कि उनको गाइडलाइन दी है कि नया एनसीईआरटी जो लागू हो चुका है उसके हिसाब से ही आपको पढ़ाना है, और उसके हिसाब से प्रश्न तो फाइनल में उसी से होंगे। अब स्कूल में बहुत आपको थोड़ा थोड़ा अभी समय लग रहा है, इंग्लिश मीडियम वाला पहुंच चुका है, बट अभी हिंदी जो हिंदी मीडियम में है वो पहुंचना बाकी है। और जब नया गाइडलाइन के हिसाब से आपके फाइनल एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा, तो आप क्या कर लीजिएगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। खैर, चीजें भी पुरानी है, वही है, थोड़ा सा बस वहां नया था, तो हम लोग रिस्क क्यों लें नए और पुराने में, जब नया है, नया से पूछा जाएगा तो नया ही पढ़े, है ना, ठीक है। अब अगले की ओर हम लोग चलते हैं, अगला में हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या कहता है, इसको प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं द्वारपाल, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, क्या है ये, द्वारपाल है। इसको द्वारपाल क्यों कहा जाता है, मैं आपको एक डायग्राम डायग्राम बना के बताता हूं कि इसको द्वारपाल क्यों बोला जाता है। देखिए, ये मान लेते हैं क्या है, ये आपका सेल है, ठीक है, आप ही का सेल है, और यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि ये केंद्रक है ना, क्या है, केंद्रक है, और ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इस तरह से बना हुआ रहता है, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से बना हुआ रहता है। और ध्यान रखिएगा
कि गोल्गी जो रहता है वो भी ऐसे ऐसे करके गोल्गी जो है ऐसे ऐसे करके रहता है ना। गोल्गी भी ऐसे करके रहता है। बीच बीच में क्या होता है कि बहुत सारा राइबोसोम रहता है, राइबोसोम, है ना, बहुत सारा राइबोसोम रहता है। ओके, इस तरह से करके, और इसमें भी बहुत सारा राइबोसोम रहता है, और इस तरह गोल भी रहता है बहुत सारा। मैं सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ कि ये गोल वाला क्या है, ये वाला क्या है, सबके फंक्शन क्या है, और ऐसे करके क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलता है। ये क्या देखने को मिला, ये मिला केंद्रक। क्या मिला, ये मिला केंद्रक, है ना। ये क्या है, ये अगर मैं जंतु कोशिका बोलूं क्या, तो जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका के बाहरी जो आवरण होते हैं उसमें झिल्ली नहीं होता, कोशिका झिल्ली सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो ये जंतु कोशिका की अगर मैं बात करूं तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चयनात्मक परागम्य झिल्ली, है ना। चयनात्मक परागम्य झिल्ली बोलते हैं। जो अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ना, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि द्वारपाल, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, है ना, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। लेकिन वो द्वारपाल क्यों बोला इसको, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमारा ये है। ठीक है, और ठीक है, अब ये जो कहता है इसको अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, ये दोनों ही अंतःप्रद्रवी जालिका है, बस ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा स्मूथ है, सॉफ्ट है, और ये खुरदुरा है ना। ठीक है, इसको हम कहते हैं, गोल गोल वाले को जितने भी कहते हैं, इसको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, लाइसोसोम कहते हैं, है ना। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग गोल्गी। ठीक है, सबका काम मैं बताऊंगा अलग अलग। तो ये गोल्गी होता है, और क्या होता है, और भी देखिए, और भी क्या हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भाई, मैं इसको एक एक चीज पहले बताने से पहले मैं इसी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये है क्या, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें क्या देखना है। ये सबसे पहले बाहर वाला काम क्या है, जिसके बारे में बोला था द्वारपाल। तो ये द्वारपाल साहब क्या करते हैं, इसी को बोला गया है द्वारपाल, है ना। बोला गया ना द्वारपाल। तो ये द्वारपाल क्या है, द्वारपाल मतलब होता है कि इसके बीच में छोटे छोटे ऐसे करके छेद हैं, और प्रोटीन भी लगा होता है। तो छोटे छोटे जो छेद होते हैं कोशिका के बीच में, वो क्या करता है, वो चाहता है, वो क्या कहता है कि कोशिका के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर क्या ऐसा जाएगा, उसका डिसीजन कौन लेगा, तो उसका डिसीजन लेगा चयनात्मक परागम्य झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको चयनात्मक बोलते हैं कि ये चयन करेगा कि बाहर से कौन आएगा और अंदर से बाहर कौन जाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, चयन कर रहा है, और चयन करते हुए यह क्या कर रहा है, चयन करेगा कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कौन जाएगा। इसीलिए इसको द्वारपाल भी बोलते हैं, और चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी बोलते हैं, कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कौन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई बात हमारी। अब कहता है कि ये क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके ऊपर जो ऐसे करके है ना, ये आपको ऐसे जो छोटे छोटे बिंदु देखने को मिलते हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है, तो इसका काम है प्रोटीन को संश्लेषित करना। क्या काम है, प्रोटीन को संश्लेषित करना। अच्छा, संश्लेषित क्यों करना भाई, तो जरूरी है ना, प्रोटीन जो हमारा है, प्रोटीन से ही तो अच्छे से निर्माण होता है कोशिका का। अगर वो संश्लेषित नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो ये हमारा राइबोसोम जो है, जितने भी है राइबोसोम है, यही काम है। इसी जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये वाला क्या है कि ये एकदम से स्मूथ रहता है, और ये क्या रहता है, इसके ऊपर खुरदरा। तो ये आपके क्या है, तो ये राइबोसोम है।
ठीक है, ये राइबोसोम देखने को मिलता है जो इसके ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आपको ये भी पता होगा कि ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या बोला जाता है। मैं सारी चीजें फिर से आपको एक एक करके बताऊंगा आगे। मैं एक अभी इसको रफली बता रहा हूँ, इसके सारे फंक्शन, बहुत सारी चीजें अलग अलग करके पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना है, बट माइटोकॉन्ड्रिया को मैं एक मोटा मोटी बता देता हूँ। इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर। ठीक है, क्यों ऊर्जा घर? क्योंकि जितना भी ऊर्जा है सब ये स्टोर करके रखता है, पकड़ कर रखता है, और ये स्टोर पकड़ कर रखेगा और जरूरत पड़ेगा कोशिका को तो ऊर्जा भी देना शुरू करेगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, गोल्गी का क्या काम होता है? तो गोल्गी का जो काम होता है वो खाने वाला गोल्की नहीं है, गोल्गी है। ठीक है, तो गोल्जी होता है, ज्यादातर गोल्जी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा गोल्जी गोल्जी का जो क्या है, तो ये चीज ध्यान देना है कि इसका काम होता है क्या? इसका काम होता है स्टोर करने का। ठीक है, इसका काम होता है स्टोर करने का, स्टोर। ठीक है, और इसका काम स्टोर के साथ साथ क्या करेगा? ये पैकेज करेगा। पैकेज पैकेज का मतलब क्या करेगा कि ये सब चीज को पकड़ कर, मतलब पैकेज करके रखेगा कि पूरे कोशिका को अगर जो प्रोटीन वगैरह का जो दिक्कत होगा तो ये स्टोर करके रखता है और यहाँ से सप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, प्रोटीन सप्लाई करना शुरू कर देगा। इसी में अगर हम लोग देखेंगे कि केंद्रक का क्या काम है, तो केंद्रक का काम यही होता है कि ये जो क्या करता है, ये डीएनए पकड़ के रखता है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियो राइबो एसिड, है ना, डीएनए। अच्छा, डीएनए क्यों जरूरी है, क्यों पकड़ के रखता है ना? तो इसलिए पकड़ के रखता है कि आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना, आपके नानी और साथ साथ में आपके माता पिता से आप में क्या गुण आया है वो देखा जाता है। और वो कैसे, जैसे आपके नाक कान मुंह कुछ भी हो सकता है, आपकी मम्मी के जैसा, आपके पापा के जैसा। हो सकता है कि आपके नाना नानी में कुछ आपका गुण आ जाए और मम्मी पापा का ना आए। हो सकता है कि आपके दादा दादी का कुछ आप में गुण आ जाए और आप में ना आए। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनती है? तो वो केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है वही होती है। यही बेचारा लेकर ढोता है आपके जो वंशानुगत तरीके से आप में जो कान जैसे एक जैसे दिखना, नाक एक जैसे दिखना, आंख दिखना। ठीक है, तो ये सब चीज दिखना, चेहरा कभी कभी मिल जाता है। तो ये नॉर्मली जो ये सब चीज देखने को मिलता है ना, वो आपके वंशानुगत तरीके से जो देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? तो डीएनए लेकर आपके लिए आता है ना। डीएनए जो हम लोग आगे सभी चीजों को, अभी ये जो चीजें हैं मैं आपको एक मोटा मोटी मैंने चीजों को बताया है। अभी ये चीजें मैं बहुत तरीके से और एग्जाम के ओरिएंटेड और अलग अलग तरीके से, देखिए मैंने बोला था ना यहाँ, देखिए अब मान लीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली है, तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में मोटा मोटी मैंने अभी आपको समझाया है। बट यहाँ पर जब आप देखिएगा तो मैं एक एक चीज के तरीके से उसको समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर उसके आगे अगर आप देखना चाहेंगे, उसके आगे अगर मैं समझाऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि भैया ये कोशिका भित्ति होती क्या है। मैंने पहले ही बोला कि कोशिका भित्ति तो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है, और ये पादप कोशिका में भित्ति होता है तो उसका क्या काम है? क्यों नहीं जंतु कोशिका में होता है? ये पादप कोशिका में क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन इसको हम जब डिटेल तरीके से, अच्छे तरीके से समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि क्या है। चैप्टर बड़ी है, अगर एक क्लास में मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो आपके दिमाग थोड़े से हो जाएंगे। इसलिए इसके जो नए पार्ट हैं, अगले पार्ट हैं, आपको इसी चैनल पे मिलेगा और सिस्टमैटिक वे से पूरी की पूरी किताब खत्म मिलेगी, प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। सभी को बाय।